दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो जो हमारा भारतीय संविधान के क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी उसका नेक्स्ट पार्ट है। इसमें भी 30 क्वेश्चंस इंक्लूडेड होंगे। सारे क्वेश्चंस मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं, तो इसे आप ज़रूर याद रखें, पूरा ज़रूर देख लें। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप बैठते हो तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। इससे पहले अगर आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ आपको हमेशा मिलती रहेंगी और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं किसी भी एग्जाम के लिए। इससे पहले भी मैंने जो वीडियोज़ अपलोड किए हैं उन्हें जाके आप ज़रूर चेक कर लो, ज़रूर देख लेना। तो आइए स्टार्ट करते हैं और आज के क्वेश्चंस को हम देखते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करेगा। तो राष्ट्रपति अगर त्याग पत्र देना चाहते हैं तो वो किसको दे सकते हैं, तो वो उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। ऐसा हमारे आर्टिकल 56 में कहा गया है। आर्टिकल 56 ये कहता है कि अगर राष्ट्रपति किसी कारणवश अपना त्याग पत्र देना चाहें तो वो किसे संबोधित करेंगे, उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देंगे। आर्टिकल 61 कहता है कि अगर संविधान के उल्लंघन के आरोप में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और महाभियोग चला करके आर्टिकल 61 के द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है। आर्टिकल 61 जो है ये राष्ट्रपति से महाभियोग की विधि को बताता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए। तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो आयु है वो 35 वर्ष है। तो 35 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारत के किस संवैधानिक अधिनियम में मतदान करने की आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई। तो कौन सा ऐसा संशोधन हुआ जिसमें कि जो चुनाव की या मतदान करने की जो आयु थी वो 21 वर्ष थी और उसे घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो ये 61वां संविधान संशोधन 1989 में ये 61वां संविधान संशोधन हुआ। इसमें 300 आर्टिकल 326 में संशोधन किया गया और इसके तहत जो मतदान की उम्र थी वो 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जाता है। तो जो आपातकालीन प्रावधान है भारतीय संविधान में वो 3 प्रकार के हैं। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352। जो 3 तरह के आर्टिकल हैं, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360। तो ध्यान रखिए, आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। अगर किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाती है तो वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है आर्टिकल 356 के तहत। तीसरा है वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 के तहत। तो ये 3 तरह के आपातकाल का प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में है। अगला क्वेश्चन है, जब सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा हो तो उसे क्या कहा जाता है। तो जो सरकार के अंग हैं इनके बीच अधिकारों का जो बंटवारा होता है उसे अधिकारों का वितरण कहा जाता है। तो इस तरह से हमारी जो 3 मुख्य अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनमें जो भी अधिकार हैं उनको समान रूप, जो भी अधिकार हैं इनको स्वतंत्र रूप से इनमें विभाजित है। और इसका उद्देश्य क्या है कि केंद्रीकरण को रोका जाए, नियंत्रित किया जाए और संतुलन बनाए रखा जाए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारत का उपराष्ट्रपति होता है। तो जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। ये जो होते हैं ये राज्यसभा की जो बैठकें होती हैं उनकी अध्यक्षता उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, उपराष्ट्रपति करते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है। तो जो राष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों को नामित कर सकते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 12। तो जो राष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्यों को मनोनीत करते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक विषयों का विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, पॉकेट वीटो में भारत के
राष्ट्रपति किसी विधेयक को कितने समय के लिए अपने पास रख सकते हैं? तो पॉकेट वीटो जो है ये राष्ट्रपति का एक अधिकार है जिसमें वह किसी भी विधेयक को अनिश्चित काल के लिए अपने पास रख सकते हैं। अनिश्चित काल के लिए पॉकेट वीटो के तहत जो राष्ट्रपति हैं वो किसी विधेयक को उस पर न तो कोई निर्णय दे सकते हैं, न तो निर्णय देते हैं, न ही समर्थन करते हैं, न ही अस्वीकार करते हैं, न ही लौटाते हैं और उसे अनिश्चित काल को अपने लिए अपने पास रख लेते हैं। इसे ही पॉकेट वीटो कहा जाता है जो कि राष्ट्रपति के पास इसका ये अधिकार है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनिश्चित काल के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करते हैं, मतलब कितने वर्ष की अवधि होती है भारत के राष्ट्रपति के? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। 5 वर्ष ऐसा किसमें कहा गया? आर्टिकल 56 में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है? तो स्वतंत्रता के बाद अभी तक कुल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो चुका है। तो ये 3 बार कब हुए? अच्छा, कब होता है राष्ट्रीय आपातकाल? तो जब कोई आंतरिक आक्रमण हो जाए या फिर सशस्त्र विद्रोह हो, इसके आधार पर भारत में या पूरे भारत में या भारत के किसी भी भाग में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाता है। अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है। जब भारत चीन युद्ध हुआ 1962 में, एक बार तब लागू हुआ। दूसरा 1971 में जब पाकिस्तान युद्ध हुआ, और ये आपातकाल अभी चल ही रहा था कि इंदिरा गांधी द्वारा एक तीसरा आपातकाल भी लगा दिया गया 1975 में, और पहला और दूसरा जो है इन दोनों को 1977 में एक साथ ही समाप्त किया गया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। ये मूल संविधान में मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन, ध्यान रखिए 44वें संविधान संशोधन 1978, इसके तहत संपत्ति का जो अधिकार था इसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और इसे एक कानूनी अधिकार की मान्यता प्रदान की गई थी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया। जब धारा 370 जम्मू कश्मीर में हटाया गया तो क्या हुआ कि वहां पे इंटरनेट को बाधित कर दिया गया। इसी के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय देते हुए कहा कि जो इंटरनेट की पहुंच है वो एक मौलिक अधिकार है। किसके तहत? आर्टिकल 19 के तहत। आर्टिकल 19A जोड़ा गया और आर्टिकल 19A में ये कहा गया कि जो इंटरनेट है वो लोगों का मौलिक अधिकार है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, परमादेश याचिका का क्या अर्थ है? तो परमादेश याचिका का अर्थ हम आदेश देते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? हम आदेश देते हैं। इसके बारे में अगर आप प्रीवियस वीडियो में जाएंगे तो हमने डिटेल इसके बारे में बात की है, तो उसे आप एक बार जाके जरूर चेक कर लें। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसमें शुरू की जा सकती है? तो अगर जो हमारे राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का उल्लंघन किया जाता है तो आर्टिकल 61 के तहत उनके ऊपर महाभियोग चलाया जा सकता है। ये महाभियोग संसद के दोनों सदनों में से किसी के भी द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संसद के दोनों सदनों में से किसी के भी द्वारा। तो इसका सही आंसर संसद के दोनों सदनों में से किसी के भी द्वारा महाभियोग का प्रारंभ किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रतिनिधि लोकसभा में सबसे अधिक है? तो अगर बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के 80 सीटों पे प्रतिनिधि जो हैं वो लोकसभा में हैं 80 सीटों से। और दूसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र पे कितने हैं? कुल 48 सीटों पे हैं। 48 सीटों पे प्रतिनिधि जो हैं ये लोकसभा में हैं और उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण उत्पन्न हुई आकस्मिक रिक्तता के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। अगर किसी कारणवश मृत्यु हो जाए या फिर किसी वजह से रिक्तता हो जाए राष्ट्रपति का जो पद है उसमें, तो उस शासन को कौन चलाता है? उस पद को उपराष्ट्रपति द्वारा संचालित किया जाता है, लेकिन अधिकतम 6 महीने तक। 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव करना अनिवार्य है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति।
अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त करता है? तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं इनको नियुक्त कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ये भाग अगर बात की जाए तो आर्टिकल 75 के तहत भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करें और बाकी जितने भी मंत्री हैं उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पे ही राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित क्षेत्रों में परिवर्तन करने के लिए संवैधानिक तौर पर सशक्त है? तो जो अनुसूचित क्षेत्र होते हैं इनमें अगर इनकी सीमा में परिवर्तन करना है या इनमें कोई बदलाव करना है तो इसके लिए संवैधानिक तौर पर ये अधिकार भारत के राष्ट्रपति को है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति केवल किसकी लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात स्थिति की उद्घोषणा जारी कर सकते हैं? तो जो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होता है वो पूरे मंत्रिमंडल की सलाह पर ही, उनके लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जा सकता है, न कि केवल प्रधानमंत्री की सिफारिश पे। तो ये ध्यान रखिए, लिखित सिफारिश होनी चाहिए, वो भी पूरे मंत्रिमंडल के सदस्यों की, तभी जाके राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारत के निम्नलिखित पदासीन उपराष्ट्रपतियों में से किसने राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गए? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भैरों सिंह शेखावत। भैरों सिंह शेखावत भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके थे। इन्होंने 19 जुलाई 2007 13वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए आवेदन किया, इस पे चुनाव लड़ा और इसमें इनकी हार हुई और प्रतिभा पाटिल की जीत हुई थी। तो प्रतिभा पाटिल जी जो थी वो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। तो ये ध्यान रखें। और किस चुनाव के लिए लड़े थे ये? 13वें नंबर के। तो यहाँ से क्लियर होता है कि 13वें नंबर की राष्ट्रपति कौन थी? हमारी प्रतिभा पाटिल जी थी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, कौन सा राष्ट्रपति पहले आया और कौन सा बाद में? इस कला अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित के नाम क्रमानुसार लिखें। तो इसमें कुछ क्रम दिए गए हैं और इसमें बताना है कि कौन पहले आए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहले देखते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो जाकिर हुसैन जी थे, तो ऑप्शन नंबर बी जाकिर हुसैन। उसके बाद अगर बात करें तो जस्टिस हिदायतुल्ला, ये दूसरे नंबर पे हैं, जस्टिस हिदायतुल्ला। और तीसरे नंबर पे कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। तो BCA और लास्ट में क्या हो जाएगा? डी APJ अब्दुल कलाम। तो ऑप्शन देख लेते हैं, BCAD ऑप्शन नंबर 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय संविधान के भाग 4 में से संबंधित प्रावधान वर्णित है। तो भाग 4 हम देख चुके हैं, प्रीवियस जो हमारी वीडियो थी उसमें भाग 4 के बारे में हमने बहुत अच्छे से बात की है। तो DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, ये भाग 4 में से संबंधित प्रावधान है। ये राज्यों को निर्देश देता है, राज्यों को इसमें जो भी बातें कही गई हैं वो राज्य को कहा जाता है कि वो लागू करने की कोशिश करें। और लेकिन इसको लागू कराने के लिए किसी भी न्यायालय में नहीं चुनौती दी जा सकती है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सही है? तो अगर इसमें बात करें तो भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। तो अभी हमने देखा प्रीवियस क्वेश्चन को, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान का भाग 4A निम्नलिखित में से कितने मौलिक कर्तव्यों हेतु प्रावधान करता है? तो अगर बात करें तो हमारे मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे, परंतु वर्तमान में अभी 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगर बात करें तो 42वें संविधान संशोधन में कुल 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। फिर 86वें संविधान संशोधन में 2002 86वें संविधान संशोधन में एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो इसलिए अभी कुल 11 मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में शामिल हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है? इसमें बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों का गठन करना राज्य का कर्तव्य है। राज्य का कर्तव्य है कि ग्राम पंचायतों का वो गठन करे और उन्हें उचित शक्ति प्रदान करे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा समानता के अधिकार से संबंधित है?
तो इसमें से कौन से आर्टिकल्स हैं जो कि समानता के अधिकार से संबंधित है? तो हम ये बहुत अच्छे से प्रीवियस वीडियोज में हमने देखा है। तो कौन से अधिकार, कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक के कौन से अधिकार आते हैं? तो आर्टिकल 14 से 18 तक का जो आर्टिकल है ये जो है हमें समानता का अधिकार देता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रपति का नाम बताया जो निर्विरोध चुने गए थे। इनमें से कुछ राष्ट्रपति का नाम दिए गए हैं, तो इनमें से बताना है कि कौन थे जो कि निर्विरोध चुने गए थे। तो भारत के छठे राष्ट्रपति डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी, ये एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध रूप से चुने गए थे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की कौन सी क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को बिना बदले उसकी अवधि कम कर दी जाती है? तो दंड की प्रकृति नहीं बदली जाती, ये हमारे मतलब कौन कहलाते हैं, सॉरी, राष्ट्रपति जो हैं उनको ये अधिकार है, क्षमादान की शक्ति का अधिकार है। इसमें एक शक्ति होता है परिहार। परिहार के तहत वो क्या कर सकते हैं कि जो दंड है उसकी प्रकृति को नहीं बदलते, लेकिन उसकी अवधि को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ये अधिकार है आर्टिकल 72 के तहत। राष्ट्रपति को ये अधिकार आर्टिकल 72 के तहत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामले को निम्नलिखित में से किसके पास भेजा जाएगा? तो अगर राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद होता है तो इसका निपटारा भारत के उच्चतम न्यायालय में किया जाता है और इनका निर्णय ही अंतिम निर्णय होता है। देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन। जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तो उनका काम कौन करेगा? तो अगर ये दोनों पद खाली हैं तो ये पद, इन दोनों का काम कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके द्वारा इन पदों का भार संभाला जाता है। ऐसा अगर बात करें तो आर्टिकल 65 जो है, आर्टिकल 65 कहता है कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उस पद को कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति द्वारा संभाला जाएगा। लेकिन आर्टिकल 68 कहता है कि अगर दोनों पद रिक्त हैं तो इन दोनों पद को मुख्य न्यायाधीश के द्वारा संभाला जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।